अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। ये 1.3 का पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मुख्तलिफ सवालात। इसके अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर 1.3 के अंदर मौजूद है उसे करूंगा मैं। एक्सरसाइज 1.2 1.1 के तमाम क्वेश्चंस आपको करवा दिए, उसके एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया, वो तमाम मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और प्लेलिस्ट भी बना दिया अलग से, तो उसके अंदर भी मौजूद होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो आओ, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। तो आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट जाके उस नंबर में मुझे मैसेज करना होगा, अपना नाम और अपना क्लास जैसे ही आप मेंशन करोगे तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी जिसमें साइंस फर्स्ट ईयर ग्रुप लिखा होगा, उसमें आप क्लिक करोगे और बासानी आप क्या हो जाओगे, इसमें ऐड हो जाओगे। तो चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है हमारा। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सॉल्व द फ्लोइंग पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। आपके पास कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशंस दी हुई होंगी, तो आपने क्या करना होगा, उससे लीनियर फैक्टर बनाना होगा। मतलब लीनियर फैक्टर से मुराद ये होता है कि उसके ऊपर कोई पावर्स नहीं मौजूद होगी जब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और 3 लिखा है क्योंकि दोनों बहुत आसान क्वेश्चंस थे, तो इसको पहले बता देता हूँ, फिर बाकी जितने भी सवाल होंगे ना इसके अंदर हम सब सॉल्व करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो चलिए आए करते हैं सॉल्व। किस तरह से होगा, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, जो सवाल आपका लिखा होगा उसे आपने वापसी उतार देना है। z का स्क्वायर प्लस 81b का स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख दिया। क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 1 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन किसका होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। तो हमें आंसर में कहीं ना कहीं करके हमें आयोटा तो लगाना ही पड़ेगा। तो चले आए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें मालूम है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें, देखो z का स्क्वायर है, मैंने इसको वैसे ही रहने दिया, माइनस लिखा। ठीक है, एक बार बस देखिएगा, बोलिए माइनस क्यों लिख दिया है, बता रहा हूँ, रुक जाए सबर करें। क्या हो गया, माइनस लिख दिया। माइनस लिखने के बाद मैंने लिखा -81, ठीक है, और फिर लिख दिया b। ठीक है, -81 और फिर लिख दिया b का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा था 81 b का स्क्वायर, तो 81 b का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। बस किया क्या, माइनस एक अंदर लिख दिया और एक माइनस बाहर लिख दिया। तो माइनस माइनस क्या होता है, मेरे पास दोबारा से प्लस हो जाता है, वही चीज आ जाती है ना, कोई चेंजेस नहीं आती ना उसमें। फिर से देखो प्लस है, तो मैंने प्लस को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से प्लस आ जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, इसको माइनस ऐसे लिखा और इसके अंदर माइनस लिख दिया, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास वापसी से क्या आ जाए, प्लस आ जाए। हम मैथ्स में इस तरह की चीजें कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना। अब मुझे आपको मालूम है ना, z का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ है। इस माइनस की जगह अगर ये माइनस ऐसे लिख दूं, ये -1 है ना, अगर -1 मल्टीप्लाई लिख दूं, मल्टीप्लाई हो रहा है 81 b स्क्वायर से, तो क्या आना है हमारे पास, फिर से माइनस ही आना है, -81 आना है। मतलब ये -1 के पीछे एक 1 छुपा हुआ है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 81 और b स्क्वायर से। तो आपको मालूम है और मुझे भी ये मालूम है कि माइनस का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो माइनस के बराबर होता है। मतलब माइनस का जो निशान है उसकी जगह हम लोग आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है -1 के। और बाकी 81 b का स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करी। अब देखो, अब मजीद काम कर सकते हैं इसमें। देखो z का स्क्वायर हो गया, माइनस लिखा, मैंने लिखा आयोटा लिखा, 81 लिखा, 81 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 9 9 से कितना होता है 81, और ये b लिख दिया और इसके ऊपर सबके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 9 9 से 81 हो जाएगा, b की जगह स्क्वायर आ गया, इस आयोटा का स्क्वायर कहाँ गया, ऊपर आ गया। तो मतलब ये कहने का मकसद ये हो रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वापसी से क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज करके भी लिख सकता हूँ। किस तरह से, आप पहले 9 लिख दो, फिर b लिख दो और फिर आयोटा का आयोटा लिख दो, ताकि ना आराम से ये हो सके। अब हमें समझ में आ गया कि एक टर्म मेरे पास स्क्वायर में, दूसरी टर्म भी होल स्क्वायर में है और बीच में माइनस का निशान है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। यही होता है ना, चाहे तो माइनस वाली टर्म पहले लिख दो, प्लस वाली टर्म बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग a कंसीडर कर लेंगे और इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, b, और इस फॉर्मूला के तहत इसको इसके ओपन कर देंगे। तो चलो और बस ये काम करने के लिए हम लोगों ने ना काम किया, इसको चेंजेस लाई।
तो जेड स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, जेड आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, जेड लिख दूंगा, प्लस का निशान है प्लस डाल दिया, बी की जगह क्या आ जाएगा 9b आयोटा, ठीक है। तो 9b आयोटा लिख दिया। उसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास अगले में आ रहा है ए आ रहा है, तो मैं क्या लिखता हूँ, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास जेड है, तो जेड लिख दिया। और बी की वैल्यू क्या है, माइनस लगा करके करना है, तो बी की वैल्यू क्या है 9b आयोटा। तो मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया लीनियर फैक्टर में, क्योंकि ये स्क्वायरिंग फैक्टर में था, ये जब बनकर आया आंसर तो क्या है विदाउट स्क्वायर क्या है, तो ये क्या हो गया मेरा लीनियर फैक्टर हो गया। आसान सा सवाल था ना, बस समझने की बात थी और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। उसी तरह से इस सवाल को वैसे ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उसे क्या कर दूंगा, वापसी उतार दूंगा। देखो इसको भी उसी तरह से बताऊंगा जिस तरह से अभी उस सवाल को बताया, ताकि जो भी कंफ्यूजन होगी ना आपके अंदर वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले इक्वल का निशान, 4z का स्क्वायर लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, फिर माइनस 9b का स्क्वायर, माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4z का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 4z का स्क्वायर माइनस माइनस का क्या लग जाएगा यहाँ पे आयोटा लग जाएगा, और 9b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने वही काम किया है, कोई चेंजेस नहीं किए। अब देखो क्या करना है, अब हमें करना है कि ये 4 है, इसकी जगह 2 लिख दूं और इसको क्या कर दूं, z कर दूं और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, हमें होल स्क्वायर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मतलब हमें इस पूरे टर्म के ऊपर क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। तो 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको देख लो, ये आयोटा का स्क्वायर होगा, -1 लगता है तो क्या लगता है, आयोटा का स्क्वायर लगता है। इस चीज को भूलना मत, ठीक है, गलती मत कर देना। जब भी -1 लगता है तो आयोटा का स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 को पहले लिख दिया, ठीक है, b को लिख दिया, 9 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, 9 की जगह क्या लिख सकता हूँ 3, क्योंकि 3 चीज क्या होता है 9 हो जाता है। आयोटा स्क्वायर तो आयोटा लगा देता हूँ और ऊपर के लगा देता हूँ स्क्वायर लगा देता हूँ, 3 चीज 9 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर वापसी आ जाएगा और b का स्क्वायर क्या होगा, वापसी आ जाएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, तो ये प्लस में हो जाए, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, a लिखना है पहले, तो a क्या है 2z है, उसके बाद प्लस का निशान है प्लस डाला, b की वैल्यू क्या है 3b आयोटा, ठीक है। उसी तरह से मुझको इसकी वैल्यू चाहिए, तो a लिखना है, a मेरे पास किसके बराबर है 2z के बराबर है, फिर माइनस का निशान है, और b की वैल्यू क्या है 3b आयोटा। देखो इसका भी मेरे पास आंसर कितना आसान तरीके से क्या हो गया, आ गया, कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों लीनियर फैक्टर्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चले आए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, मतलब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 मैंने करवा दिया, 3 मैंने करवा दिया, अब करवाऊंगा 2, 4, 5, 6, बाकी जितने बचेंगे वो तमाम चीजें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 आ गया, 2 का पार्ट 2 है, वही कर रहे हैं सॉल्व, आगे भरे हैं थोड़ा सा। उसमें क्या था, फॉर्मूलास लगा के हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या होगा, हमें कुछ चेंजेस करनी होगी, कुछ अलग मेथड्स को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। याद रखना, पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो और प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर बनाना हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं। तो चलो आओ क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा की तरह, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपने सॉल्यूशन लिखना है और लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उसको वापसी उतार देना है। तो क्या लिखा हुआ है, z का क्यूब प्लस 3z का स्क्वायर प्लस z माइनस 5। तो मैंने जो सवाल था उस सवाल को मैंने इक्वल टू का निशान डाल के क्या करा, उतार दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसके बाद एक स्टेप याद रखना, हमें लेट करना होगा। क्या करना होगा, लेट। तो मैं लिखूंगा लेट p ऑफ z, जो भी वेरिएबल होगा वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। हमें एक फंक्शन कॉल बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। किस तरह से, p लिखूंगा बाहर और z कहाँ लिख दूंगा, अंदर लिख दूंगा, क्योंकि बुक के अंदर p से बताया गया है तो मैं p ही डोनेट करूंगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए शायद उन्होंने p यूज किया होगा, फिर फंक्शन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास p आ जाएगा और p के साथ जो भी वेरिएबल अंदर लिखा होगा मैं यहाँ लिख दूंगा और लिख दूंगा इसके आगे। आपने पहले भी किया होगा ये काम 9 में और मैट्रिक में, 3z का स्क्वायर प्लस z माइनस 5, आपने मैट्रिक क्लास में ये काम किया कर आया हो, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें ये करना होगा, हमें इस पूरे फैक्टर्स के जितने भी नंबर्स हैं इसको हमें 0 के इक्वल लेकर आना है। मतलब हमें इसका बेसिकली क्या निकालना है, हमें इसका डिवाइजर निकालना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा z का कि हमारे पास किसके बराबर आ जाए, वो 0 के बराबर आ जाए। तो हम लोग पता कैसे कर सकते हैं कौन सा 0 हो सकता है, हम देखते हैं 5 को।
जो फैक्टर्स हमारे आखिरी में होता है ना कांस्टेंट नंबर, उसको देखते हुए करते हैं कि हम कौन कौन सी वैल्यूज को कर सकते हैं। मतलब हम 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू क्या होगी, ठीक होगी, मतलब वो 0 के बराबर है, जब प्लस और माइनस दोनों। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा ना, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ, मैंने क्या लिखा, p की जगह p लिखा, f यहाँ पे लिख देना कि f x बराबर है 1 के, तो p z की जगह 1 आ गया, z की जगह जहाँ जहाँ z होगा वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 1 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। आ जाओ आगे करते हैं सॉल्व। p1 वैसे ही रहेगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 से क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, फिर प्लस 1 है और माइनस क्या है, 5 है। तो 1 + 1 2 और 2 + 3 = 5। तो 5 - 5 किसके बराबर हो जाता है मेरे पास, ये बराबर हो जाता है मेरे पास 0 के। तो हमें जो चीज़ चाहिए था वो आ गया। मुझे इस पूरे फैक्टर का जो मुझे डिविजिबल चाहिए था वो क्या है, मेरे पास x बराबर है 1 के। क्या बराबर है, x बराबर है 1 के, x बराबर है किसके, 1 के। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर है 1, यहाँ पॉजिटिव में इक्वल टू के बाद जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो x - 1 बराबर है किसके, 0 के। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो x - 1 है वो किसका फैक्टर है, वो फैक्टर है जो हमारे पास पॉलिनोमियल आपको एक्सप्रेशन दी हुई थी उसके क्या है, उसके बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हो, सो x - 1 इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के आगे क्या लिख दोगे, जो आपके पास दिया हुआ था इक्वेशन, क्या दिया हुआ था इक्वेशन, pz बराबर है किसके, z³ प्लस 3z का स्क्वायर प्लस z - 5। जो चीज लिखा हुआ था वही मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा इसका, हमें मजीद वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी तक सिर्फ एक पार्ट निकला है, x - 1 निकला है, लेकिन हमें बाकी टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है। हमें सिर्फ इसका डिवाइजर मालूम हुआ है, सोल्यूशन मालूम नहीं हुआ है। सोल्यूशन मालूम करने के लिए अब क्या करेंगे हम लिखेंगे बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। क्या लिखोगे, साइंटिफिक मेथड। अब हम यूज करने जा रहे हैं साइंटिफिक डिवीजन मेथड को यूज करने जा रहे हैं, डिवीजन मेथड। तो उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे, क्योंकि साइंटिफिक डिवीजन मेथड के अंदर हमें डिवाइजर के बारे में मालूम होना लाजमी होता है। अगर हमें डिवाइजर नहीं मालूम होगा तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना। पहले सवाल है, सवाल को उतारने के बाद हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है प्लस में या माइनस में कि मेरे पास क्या आंसर आ जाए, 0 आ जाए। तो मैंने +1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। जो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो मतलब वो क्या है, डिवाइजर है। मतलब x की वैल्यू 1 या x - 1 क्या है, वो उसका डिवाइजर है। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने इस पूरे को लिखा है एक स्टेटमेंट के तौर पे, और फिर आखिर में लिखा कि हम यूज करने जा रहे हैं साइंटिफिक डिवीजन मेथड, क्योंकि हमें डिवाइजर मिल गया है। तो साइंटिफिक डिवीजन मेथड उससे भी आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो याद रखना, हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस, इस तरह का हमें बनाना है, और बनाने के बाद क्या लिखना है, याद रखना अंदर वाली जो टर्म होगी, अंदर जो होगी, जो आपके पास जो सवाल होगा ना, उसके सिर्फ और सिर्फ हम कोफिशिएंट लिखेंगे। जो भी सवाल होगा आपके पास उसका क्या लिखेंगे हम लोग, कोफिशिएंट। मतलब z के बराबर में जो नंबर लिखा हुआ होगा उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। फिर z² के बराबर में जो नंबर लिखा हुआ होगा उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। कांस्टेंट टर्म के साथ, मतलब विदाउट पावर टर्म के साथ में जो नंबर लिखा होगा वो भी कोफिशिएंट होता है, और कांस्टेंट टर्म भी हम वैसे ही लिखते हैं। तो बताओ इसके आगे कौन सा नंबर है, इसके आगे 1 मेरे पास छुपा हुआ है, तो मैंने 1 लिख दिया। इसके आगे मेरे पास क्या है, 3 है, तो मैंने गैप दे के क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इसके आगे क्या चीज है मेरे पास, 1 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उसी तरह से 5 के आगे कौन सा नंबर है, -5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -5। एक बात याद रखना, हर साइन को हमें मेंशन करके लिखना है। जैसे कि ये प्लस का 1 था तो मैंने प्लस का ही 1 लिखा है, माइनस का नहीं लिखा है। ये प्लस का 3 था तो मैंने प्लस का 3 लिखा। z के आगे 1 छुपा हुआ था, प्लस का 1 था, ठीक है। और इसी तरह से -5 था तो मैंने -5 लिखा। ये याद रखना, प्लस साइन को हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है।
अब क्या करना होगा, ये चीज तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर दें सेकेंड साइंटिफिक डिवीजन मेथड को। तो यहाँ पे हमेशा हमारा डिवाइजर आता है। क्या आता है? जिससे हमें डिवाइड करना होता है ना, तो वो आते हैं। ये हमारे पास डिवीजन होता है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? डिवाइजर की होती है। तो डिवाइजर में मेरे पास क्या वैल्यू आई है? x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट किया था, जब 0 आया था, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जो वैल्यू पुट करके 0 आती है वही वैल्यू हमारे पास क्या होता है? आंसर के तौर पर, मतलब एज अ डिवाइजर के तौर पर हम यहाँ लिखते हैं। और बहुत आसान डिवीजन मेथड है। क्या करते हैं, आपके पास सबसे पहला काम क्या होगा? जो नंबर यहाँ लिखा हो, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ हो, उसे क्या कर दो? उसे एज इट इज नीचे लिख दो। ये एरो आपके लिए डाला है मैंने, डालने की जरूरत नहीं है, बताने के लिए क्या कर रहा है मैंने। जो भी डिवाइड हो उसे क्या करो, जो भी यहाँ लिखा हुआ उसको एज इट इज नीचे लिख दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो नंबर होगा ना यहाँ पे लिखा हुआ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। क्या करो? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आए उसको कहाँ करो? यहाँ लिख दो, इस दूसरे नंबर के आगे लिख दो। मतलब 1 से क्या हो गया? मेरे पास 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? जो भी नंबर हो उसको पहले नीचे लिख दो, फिर जो डिवाइजर है आपके पास, वो जो नीचे नंबर आएगा ना, उससे उसको मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आए उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जो भी यहाँ पे नंबर आ रहे हैं उन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो और जो आएगा उसको कहाँ लिख दो? नीचे लिख दो। तो मैंने क्या लिख दिया? नीचे लिख दिया। 3 + 1 = 4। ठीक है, उसी तरह से अब क्या करेंगे, पहले ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास 1 आया। अब यही नंबर मेरे पास क्या हो रहा है? इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी आंसर आएगा वो कहाँ लिखाएगा? यहाँ लिखा जाएगा। तो देखो 1 जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 4 मेरे पास क्या होता है? 4 होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। और 1 + 4 किसके बराबर होता है? मेरे पास 5 के बराबर होता है, क्योंकि इन दोनों नंबर को क्या करना होता है? हमें प्लस करना होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना। अब जो भी नंबर नीचे आ चुका है, फिर 1 को लो और फिर 1 को जा करके उससे मल्टीप्लाई करो। 1 5 से क्या होता है? 5 होता है। और 5 में से 5 गया, -5 + 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एरो जो मैंने बनाया ये आपको समझाने के लिए बनाया है, आपने बनाने की जरूरत नहीं है। पहला नंबर सेम वैसे लिख दिया, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया। 1 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 3 + 1 = 4। फिर यही 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 1 4 = 4। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा। फिर 1 + 4 किसके बराबर होता है? 5 के। फिर यही 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 5 = 5 और मेरे पास 5 में से 5 गया तो क्या बचा? 0 बचा। याद रखना साइंटिफिक डिवीजन मेथड के अंदर हमारे पास क्या होगा? हमेशा हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जो आखिरी में बचता है ना उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। याद रखना। अब क्या करना है, अब हमारे पास देखो, हमारे पास वेरिएबल कौन सा है? z3 z², z। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना है? 1 2 3। यहाँ पे कितना था हमारे पास? 1 2 3 4। याद रखना, जब भी वाला मेथड अप्लाई करोगे तो हमारे पास जो भी टर्म होगी ना उससे एक टर्म क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक टर्म कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितने आएंगे? आंसर्स में कितनी वैल्यू आएंगी? 3 आएंगे। तो इसको लिखने का आसान तरीका क्या होगा? आपने z लिखना है, यहाँ क्यूब लिखा हुआ था तो पहली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी टर्म स्क्वायर था तो क्या आ जाएगा? मेरे पास z आ जाएगा। और तीसरी टर्म मेरे पास, मतलब कि ये क्या वाला था? ये 1 था, ये 0 या तो 0 तो 1 ही के बराबर होता है। मतलब तीसरी टर्म मेरे पास क्या होगा? कांस्टेंट नंबर होगा। जो भी नंबर होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। मतलब देखो, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा a को, ये रिप्रेजेंट करेगा b को और ये रिप्रेजेंट करेगा c को। किसको करेगा? c को। तो a + b + c किसके बराबर होना चाहिए? हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। तो याद रखते हैं, ये एक तरह से समझ लो कंडीशन लिखी हुई है कि अगर क्यूब होगा तो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, अगर 4 होगा तो क्यूब से स्टार्ट करेंगे, अगर 5 यहाँ पे पावर में होता तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 4 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था? क्यूब था तो हमने किससे स्टार्ट किया? स्क्वायर से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलो ये कंडीशन हमें मालूम थी, तो हमें मालूम करना होगा मेरे पास a की वैल्यू है क्या। ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैं लाइनिंग खींचा था आपको समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ खींचा था। इस सवाल में इतना तवील क्यों करो? ताकि आप क्लियर समझ में आ जाए कि a की वैल्यू क्या है? मेरे पास 1 है। b की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4 है। जबकि c की वैल्यू क्या है? मेरे पास 5 है। तो मैंने 1 b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। जैसे अल्फाबेट होंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे।
अब देखो ए की जगह मुझे 1 लिखना है, तो ए की जगह मैं 1 लिखता हूँ, 1 जेड का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम 1 को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सिर्फ z का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 है, मैंने 4 लिखा, उसके साथ क्या लिख दूंगा, z लिख दूंगा। जबकि c की वैल्यू प्लस डाल के क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो मेरे पास क्या आ गया, 5 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आधा से ज्यादा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन मसला यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी भी ये कौन सी टर्म में है, स्क्वायर वाली टर्म में है, और हम स्क्वायर वाली टर्म नहीं लिख सकते क्योंकि सवाल के अंदर क्या मेंशन है, सवाल के अंदर मेंशन है लीनियर फैक्टर। तो एक सवाल को देखो करने में कितना टाइम लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, तो मैं अब इसके आगे से काम करता हूँ और इसको रब करता हूँ थोड़ा सा हिस्सा, ताकि आपको समझ में आ सके हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, काफी हद तक हमने सॉल्व कर लिया है सवाल को, क्योंकि बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, तो हम उसके हिसाब से करें। अब देखो बेसिकली कौन सा इक्वेशन है, z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 स्क्वायर, ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखोगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप बचपन से देखते हुए आओ, सीखते हुए आओ कि जो भी वेरिएबल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, z लिखा हुआ, तो हमने z ले लिया। किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैंने वही लिख दिया जो फार्मूला होता है। हमें a b c की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा के देख लेते हैं। हमें मालूम है कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 है। तो मैं लिखूंगा -4, क्योंकि माइनस का निशान था और 4 वैसे ही लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस रूट लगाया, b की जगह क्या आ जाएगा, -4, सॉरी +4 है तो +4 लिखूंगा और क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। +4 था ना, यहाँ तो माइनस फार्मूला का, तो माइनस फार्मूला का लिख दिया, लेकिन 4 जो था उसको मुझे वैसे ही लिखना था। फिर माइनस लिखा, फिर 4 लिखा। a की वैल्यू क्या है, मेरे पास a की वैल्यू 1 है, 1 लिखा। जबकि मेरे पास c की वैल्यू क्या है, मेरे पास c की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आज जो इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास आखिर आंसर आएगा क्या। -4 लिखा, प्लस माइनस लिखा, 4 4 मेरे पास कितना होता है, 4 4 मेरे पास 16 होता है, माइनस का निशान 4 5 कितना होता है, 20 होता है। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 क्या होता है, 2। आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। -4 प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, 16 माइनस 20 किसके बराबर होता है, -4 के बराबर होता है। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आगे चलते हैं, और आगे मेरे पास क्या होगा, एक चीज़ में यहाँ ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, तो ये रब करना पड़ जाएगा, फिर आप भूल जाओगे कि हमारे पास डिवाइजर की वैल्यू क्या थी। डिवाइजर की वैल्यू यही थी ना, डिवाइजर को भी हमें लिख के रखना है कि x - 1 इसके बराबर था, x बराबर था 1 के, तो क्या हुआ था वो x - 1 हम इसको लिख सकते हैं, +1 था, इक्वल टू के बाद दिया तो -1 हो गया। ठीक है, वो मैंने लिख दिया ताकि हम भूल ना जाए लिखना, उसे उसको याद रखना है हमें। ठीक है, फिर क्या करेंगे, -4 है तो -4 और नीचे मैंने 2 लिख दिया इसकी जगह, अलग अलग करके प्लस माइनस का निशान डाला। कभी भी रूट में माइनस लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, उसकी जगह आयोटा लगाते हैं। और क्या आता है, माइनस जब हटता है तो हमारे पास क्या लगता है, आयोटा लगता है। और अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इसके साथ भी था, 2 इसके साथ भी था। आप ये बोलोगे सर आपने आयोटा का स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। आयोटा का स्क्वायर बताओ कब लगता है, जब हमारे पास रूट नहीं होता। और जब हमारे पास रूट मौजूद है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। और क्या होता है, स्क्वायर से हम सिर्फ आयोटा लगा देते हैं, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो आयोटा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। चलो और इसको मजीद सॉल्व करते हैं। -4/2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस लिखा हुआ है। हमें मालूम है रूट 2 हमारे 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। नीचे 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कटा, इससे ये कटा, तो मेरे पास क्या बचा, 2 1 2 2 4। तो z की वैल्यू मेरे पास बची, क्या बची, -2 प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि ये भी कट गया तो सिर्फ आयोटा बचा था। तो मेरे पास ये वैल्यू आई है। क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ कि z की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 प्लस आयोटा, यही है ना, z की वैल्यू एक दफ़ा प्लस आयोटा है और एक z की वैल्यू है मेरे पास -2 माइनस आयोटा, यही है ना। एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा क्या है, माइनस है। तो मैंने एक दफ़ा प्लस आयोटा लिख दिया और एक दफ़ा क्या लिख दिया, माइनस आयोटा लिख दिया। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये -2 इक्वल टू के साथ पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये प्लस आयोटा तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली टर्म का ऐसे लिख सकता हूँ कि z लिखा तो z को वैसे ही लिखा, -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा।
और माइनस आयोटा तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। ये देखो हमारे पास ये सेम चीजें आ गई। और इससे पहले मुझको क्या लिखना होगा, एक और टर्म लिखनी होगी जो हमने यहाँ पे लिखा था। क्या था मेरे पास, x माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। किसी भी टर्म में हमारे पास पावर नहीं लगी हुई है और मेरे पास क्या हो गया, पूरा सवाल सॉल्व होकर आ गया। किस तरह से, सबसे पहले हमने डिवाइजर वाली वैल्यू को लिखी और बाद में जो आखिरी में सॉल्व करे दोनों वैल्यूज को, तो इसको लिख दी। तो ये कंप्लीट हमारे पास सोल्यूशन हो गया इस सवाल का। तो चलो आओ इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया था। सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा, लेकिन इस दफा मैं क्या करूंगा, मैं स्पीड में चलूंगा ताकि आप को जितना ये हुआ होगा सॉल्व, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको रब करता हूँ जल्दी से। इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। मैंने सब कुछ रब कर दिया ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। तो याद रखिएगा, जो सवाल होता है उससे सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फौरन से वापसी उतार देते हैं। तो मैं जल्दी से फौरन से उतार देता हूँ उसी सवाल को। क्या लिखा हुआ है, z का क्यूब है। तो ऐसे देख के पता चल रहा है कि आंसर किस में आने वाला होगा। सॉल्व करने के बाद साइंटिफिक डिवीजन में स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं। तो लेट किया, क्या किया, pz कर लिया। जो अल्फाबेट होगा उसी को अकॉर्डिंग करेंगे। बराबर हो जाएगा किसके, z के क्यूब प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। मुझे मालूम है कि इफ अगर मैं +1 से लेकर -2 तक कर सकते हैं इसमें वैल्यू पुट। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास आएगी इफ z बराबर है किसके, -1 के। तो हम देखते हैं हमारे पास 0 आता है कि नहीं आता। टाइम की बचत के लिए मैंने क्या करा, मुझे मालूम है -1 पुट करूंगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा p -1 इक्वल टू -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा प्लस 3 z स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 -1 और प्लस 2। आगे चलते हैं, -1 वैसे ही लिखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, तो -4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो -1 -4 तो क्या होता है, -5 प्लस और प्लस 2, तो मेरे पास क्या है +5। तो p -1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। मेरे पास जो फैक्टर है, डिवाइजर फैक्टर है, वो क्या है, x -1। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x -1 इक्वल टू से पहले आ गया तो +1, क्योंकि ये हमें आखिरी में लिखने के क्या आता है, काम आता है। तो चलो आज जो हम लिखेंगे इंग्लिश में एक स्टेटमेंट, सो x +1, यही टर्म लिखूंगा, x +1 इज a factor, is the factor of, किसकी फैक्टर है, is the factor of polynomial। कौन सी पॉलिनोमियल की, जो हमारे पास सवाल लिखा हुआ था उसकी। तो सवाल क्या था मेरे पास, pz बराबर किसके है, z के क्यूब प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। ठीक है, नो वी यूजिंग, अब हम यूजिंग करने जा रहे हैं, क्या यूजिंग कर रहे हैं, साइंटिफिक डिवीजन मेथड। ठीक है, साइंटिफिक डिवीजन कौन सा, मेथड। तो हमने क्या लिख दिया, ये सवाल को पूरा लिख दिया एक स्टेटमेंट में ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नीचे ही साइंटिफिक डिवीजन मेथड अप्लाई कर दूँ ताकि वहाँ क्या हो जाए, आपका सोल्यूशन बनकर आ जाए। तो कैसे होगा देख लेते हैं, बल्कि काम करता हूँ ऊपर ही कर देता हूँ ताकि स्क्रीन आपको सही से नजर आए। ये तमाम काम हमने यहाँ तक कर लिया है। तो साइंटिफिक डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह का कुछ इंटरफेस बनाते हैं और इस तरह की लाइनिंग खींचते हैं। खींचने के बाद क्या करते हैं, इस सवाल को मिटा देता हूँ क्योंकि हमने इसका काम कर लिया। हम अंडर वाले टर्म में क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट, जो भी नंबर होगा उसका कोफिशिएंट। तो z के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे। 3 क्या, z स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 लिख दिया। z के आगे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो हमने 4 लिख दिया। प्लस में 4 था, ये आखिरी वाला भी क्या था, प्लस में 2 था, तो मैंने प्लस में क्या लिख दिया, 2। यहाँ पे वो टर्म लिखते हैं जो डिवाइजर होते हैं। हमारे पास क्या था, x की वैल्यू -1, तो मैंने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया x की वैल्यू। जो भी टर्म होता है उसको सेम नीचे लिख देते हैं, तो मैंने लिख दिया ये टर्म को। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 से क्या होता है, -1 होता है। 3 में से 1 गया, कितना बचा मेरे पास, 2 बचा। -1 -2 जा
1 2 का 2 होता है, लेकिन निशान माइनस का तो माइनस लग जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास फिर से 2 बचेगा। -1 2 -2 और 2 में से 2 गया तो रिमाइंडर क्या आ गया, मेरे पास 0 आ गया। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना। हमने इस सवाल को देखो बआसानी क्या करा, सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, हमें मालूम चल गया कि मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, जबकि c की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो हम इसको किस कंडीशन में लिख सकते हैं, हमें मालूम है ना z है, तो z के ऊपर क्या लगाएंगे, अगर क्यूब है तो हम लगाएंगे क्या, स्क्वायर। क्यूब है तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। फिर इसका प्लस का निशान डालेंगे, b लिखेंगे, फिर z लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, c लिख देंगे, जो के बराबर होगा किसके, 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आ रही है, z के आगे क्या है, 1 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, a के आगे 1 है तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, 1 z का स्क्वायर। लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी, मिटा देंगे इसको। फिर प्लस का निशान है, b की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2z हो जाएगा, जबकि c की वैल्यू क्या है, मेरे पास फिर से 2 है, तो मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा और इसके आगे क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। अब आपको क्या करना होगा, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को क्या करना होगा, इसके अंदर पुट करना होगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग पुट कर देते हैं। क्या लिखोगे, यूजिंग, अब देखो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा आखिर हो क्या है। पहले सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अब क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमें आ गया। तो चलो आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद सिर्फ 2 सवाल रह जाएगा, वो भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा है मेरे पास, लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस कौन सा, z बराबर होता है, क्या होता है, z बराबर होता है, एज वी नो डैट z बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही फार्मूला होता है। फिर z लिखेंगे, इम्प्लाइज z का नीचे लेंगे, माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। फिर प्लस माइनस लेकर रूट लगाया, b की वैल्यू मेरे पास 2 था और 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस लिखूंगा, 4 लिखूंगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, और b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है। चलो, तो मैंने इसको वैसे ही लिखा, -2 लिखा, प्लस माइनस लिखा, 2 2 4 होता है, माइनस लिखा, 4 2 8 होता है, और यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास फिर से 2 आ जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं और देखते हैं, -2 है, प्लस माइनस है, 4 में से 8 गया तो माइनस का 4 बच्चा और क्या आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, -2 है, z की वैल्यू क्या है, -2 है, फिर प्लस माइनस है, क्या लिखा हुआ है, आयोटा, वो लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो आयोटा लगा देंगे, वहाँ अंदर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आगे सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है, मेरे पास 2 होता है, 2 आयोटा हो जाएगा, इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, नीचे आ जाएगा 1 दफा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 का था, 2 से 2 का था, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा आ गया। तो मेरे पास ये वैल्यू बन करके आई है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, हमें इसे अलग अलग करके लिख देना होगा। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1 प्लस आयोटा, जबकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन अलग से कर देता हूँ मुझे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z -1 है तो यहाँ आएगा +1 और माइनस आयोटा, एक वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास जो कि बराबर होगा किसके, 0 के, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, z बराबर है किसके, -1 माइनस आयोटा की तमाम टर्म इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, +1 और प्लस आयोटा। तो मेरे पास एक टर्म क्या आ गई, ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, तो इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को, और मेरे पास जो कौन सी टर्म है, मेरे पास ये वाली टर्म को एक साथ लिख देंगे। किस तरह से, सबसे लिखेंगे x+1, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो आया था z+1 माइनस आयोटा, और एक और टर्म कौन सी है, z+1 प्लस आयोटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल था और ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आ गए। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास z इस क्यूब, वही सवाल लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा, और लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी से क्या कर देना होगा, लिख देना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना मार्कर उठा लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, ताकि ये काफ़ी अलग लिखा रहा था। तो क्या लिख देता हूँ मैं, z का स्क्वायर, z का क्यूब हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे z7 स्क्वायर प्लस 19z माइनस 13 हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट करूंगा, p ऑफ z किसके बराबर है, z के क्यूब माइनस 7z का स्क्वायर प्लस 19z माइनस 13। तो मैंने क्या करा, मैंने उसी तरह से इसको लिख दिया।
अब मुझे क्या करना होगा, इफ लिखूंगा और x की वैल्यू लिखूंगा, मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, 1 पुट करने जा रहा हूँ, और 1 पुट करके देखते हैं कि मेरे पास क्या आंसर वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 पुट करके देखता हूँ कि मैंने लिखा p लिखा, p की जगह 1 लिखा, 1 की जगह क्या होगा, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा। तो कैसे होगा ये, z का क्यूब पे तो 1 का क्या आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा -7, 1 का स्क्वायर प्लस 19, 1 और -13। अब देखते हैं इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, -7 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो मेरे पास 1 प्लस 19 किसके बराबर होता है, 20, और -7 -13 किसके बराबर होता है, 20। तो 20 में से 20 के तो क्या बचा, 0 बचा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई है, मेरे पास 0 जब आ रही तो मतलब फैक्टर मेरे पास कौन सा है, मेरे पास फैक्टर बिल्कुल सही से निकला है कि p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास 0 आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। तो मतलब x किसके बराबर है, x बराबर है मेरे पास 1 के, या फिर और लिख दो कि x माइनस 1 बराबर है किसके, 0। ठीक है, x बराबर है 1 के, तो x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, जो हमें सबसे आखिरी में आंसर में हमें क्या करना होगा, इसे रीराइट करना होगा और लिखना होगा। तो चलो आओ आगे चलते हैं। हमारे पास फैक्टर निकल गया, तो लिखोगे भाई इंग्लिश में, सो x माइनस 1 इज दी फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल का, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी उसका। क्या था इक्वेशन, p ऑफ z किसके बराबर था, मेरे पास z का क्यूब -7 z का स्क्वायर प्लस 19 z माइनस 13। नाउ वी यूजिंग, अब हम यूज करने जा रहे हैं, क्या यूज करने जा रहे हैं, साइंटिफिक डिवीजन मेथड। क्या, साइंटिफिक डिवीजन मेथड। तो साइंटिफिक डिवीजन मेथड के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं किस तरह से सॉल्व होता है ये। लाइन खींच लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। हमें मालूम है कि हमें इस तरह का कुछ इंटरफेस बनाना होता है और इसके अंदर इस वैल्यू को रखते हुए इसे सॉल्व करना होता है। अंदर वो वैल्यू आती है जो आपके पास इसके कोफिशिएंट्स होती हैं, जैसे +1 -7, क्योंकि माइनस का निशान लगाया तो -7 लगाया, प्लस 19 और क्या आ जाएगा, माइनस का 13, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात है ही नहीं। यही टर्म वैसे ही लिखा जाएगा। 1 1 से क्या होता है, 1 होता है, 7 में से 6 गया तो माइनस का 6 बचा, -1 6 1 6 -6, क्योंकि माइनस का निशान है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 में से 6 माइनस हुआ तो मेरे पास 13 आ गया, 1 13 13, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 में 13 गया तो क्या बच गया, 0 बच गया। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है क्या 13। तो चलो और इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। हाँ, तो क्या करेंगे आप लोग, लिखोगे यूजिंग, पहले लिख दो कि कंडीशन क्या बनेगी। z के आगे क्या लिख जाएगा, पहले a लिखाएगा, z का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b z प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर प्लस, तो लिख नहीं सकते क्योंकि -6 है, तो क्या लिखेंगे, -6z और प्लस 13 लिखेंगे क्योंकि 13 पॉजिटिव में था, ये क्या हो जाएगा, 0 के। फिर मेरे पास ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके फार्मूला मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या होता है, हमें मालूम है कि -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, z लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास -6 है, तो अंदर -6 लिखेंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो गए, क्या करते हैं सिर्फ ये माइनस लिख के बैठ जाते हैं, क्योंकि b की वैल्यू तो -6 है, b की वैल्यू क्या है, -6 है, तो -6 लिखते नहीं, फार्मूला का माइनस अलग होता है और वैल्यू का माइनस अलग होता है। ठीक है, जिस पे याद रखना। इसके बाद प्लस माइनस लिखेंगे, रूट लगाएंगे, b का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लिखेंगे, 4 लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास हमेशा की तरह 1 है, जबकि c की वैल्यू क्या है मेरे पास, -6 है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी c की वैल्यू मेरे पास 13 है ना, 13 लिखूंगा, c की वैल्यू 13 है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और उसके साथ क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस 6 6 से 36 पॉजिटिव में आएगा,
13 से कितना होता है मेरे पास 52 होता है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 वन सा क्या होता है मेरे पास 2 हो जाता है। तो इसके आगे मुझे क्या करना होगा, इसके आगे मुझे मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास 52 में से 36 में से 52 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास माइनस का 16 आएगा। क्या लिखूंगा, माइनस का 16 लिख दूंगा। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, z की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 52 में से जब 16 माइनस करते हैं, 36 माइनस करते हैं तो मेरे पास माइनस का 16 ही आता है। ठीक है, तो इसका बाकी टर्म यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको अगर नज़र आ रहा होगा कैमरा में तो आ रहा होगा, मैं देख लेता हूँ, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो क्या लिखूँगा, 6 लिखूँगा, प्लस माइनस लिखूँगा, माइनस 16 है तो आयोटा लिख दूंगा, और रूट 16 किसके बराबर होता है मेरे पास 4 होता है, तो मैं 4 आयोटा लिख देता हूँ। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसे अलग करके लिख देते हैं, तो 6 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 4 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास क्या बचा इसके अंदर, z बचा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, क्योंकि ये आगे कट नहीं सकता तो मैंने क्या लिख दिया प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसको मजीद सॉल्व करना है, कैसे हो जाएगा, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो z की वैल्यू एक दफ़ा किसमें आ जाएगी 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, और एक दफ़ा z की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। लेकिन मुझे उसको मजीद इधर लेकर आना है, तो z बराबर है -3 में रहा के पॉजिटिव 3 में रहा के -3, ये पॉजिटिव था -2 आयोटा। ठीक है, और एक वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी z -3, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, और एक और वैल्यू जो हमारे पास हमेशा सवाल में लिखना होता है, जो हमारे पास बन कर आता है x -1, तो कहाँ लिख देंगे यहाँ पे x -1 लिख देंगे, और ये मेरा क्या हो जाएगा पूरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान सा। तो देखिए हमने इसको भी बआसानी क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे, वही सॉल्यूशन लिखोगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ वो सवाल को वापसी से उतार दोगे। तो क्या लिखा हुआ है, z का क्यूब है मेरे पास, प्लस है 3z का स्क्वायर है, प्लस 19z है, प्लस 17 है। ठीक है, यही लिखा हुआ है ना, तो मैंने क्या कहते ये लिख दिया। अब इसके बाद लेट करूंगा, लेट करने के बाद क्या लिखूंगा, pz किसके बराबर है, मेरे पास z का क्यूब है, प्लस 3z का स्क्वायर है, प्लस 19z है, प्लस 17 है। यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब मुझे मालूम है कि मैं अगर x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं -1 लिख देता हूँ, -1 3 प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 19 -1 प्लस 17। ठीक है, तो अब क्या है मेरे पास, अब मेरे पास है कि अगर मैं क्या करूँगा, p -1 को वैसे ही रहने दूंगा। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। ये स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 3 1 सा 3 हो जाएगा, और ये -19 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 17 हो जाएगा, प्लस 17 और प्लस 3। तो मेरे पास किसके बराबर होता है, प्लस 17 प्लस 3, तो मेरे पास होता है प्लस का 20, और -19 किसके बराबर होता है प्लस का 20। तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास p -1 की वैल्यू क्या आ जा रही है 0 आ जा रही है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास इसका फैक्टर क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करना होगा, वही लिखना होगा कि मेरे पास z की वैल्यू क्या बनकर आई है, z की वैल्यू अगर मैंने क्या पुट किया था, मैंने z की वैल्यू -1 पुट किया था, और मेरे पास क्या हो जाएगा z + 1 = 0। ठीक है, z है तो हम z ही लिखते हैं। अब क्या करोगे, सो z + 1 इज द फैक्टर, किसका फैक्टर है, जिसको हमने सुना था पॉलिनोमियल का। आपने पॉलिनोमियल लिखना है, और इक्वेशन क्या थी, pz किसके बराबर था, z के क्यूब प्लस 3z के स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17। ठीक है, यही था ना। और इसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी यूजिंग, हम क्या यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। कौन सा, साइंटिफिक डिवीजन मेथड। तो ये हमने वैसे ही लिख दिया। अब वही इंटरफेस बनाएंगे जो हम बनाते हुए आ रहे हैं। क्या होता है मेरे पास, अंदर जो टर्म होती है वो क्या होती है, वही होती है। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा,
+3 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू जो हम पुट करते हैं वही आता है तो -1 है। ये वही चीज़ उतर जाएगा, -1 -1 सा -1 1 सा -1 3 में से 2 गया, माइनस लिखा हुआ है ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1 2 सा 2 तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 19 में से 2 गया तो 17 आ जाएगा, -1 17 सा -17 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको भी क्या कर लिया सॉल्व तकरीबन कर ही लिया है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, सी की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगी 17 आ जाएगी। अब क्या करना होगा, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा। तो मजीद सॉल्व किस तरह से होगा देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। बहुत आसान सी बात है कि मेरे पास क्या होता है z का क्यूब है तो यहाँ पे क्या जाएगा a z का स्क्वायर प्लस b z प्लस c तो मेरे और इसके किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ये कंडीशन है हमारे पास। तो कंडीशन में क्या आ जाएगी z की जगह 1 आ जाएगा z का स्क्वायर, b की जगह 2 आ जाएगा तो प्लस 2z प्लस 17 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे और इसको सॉल्व कर दोगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। काफी टाइम से सॉल्व हो रहा है, थक गया ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो चलो आए फैक्ट करते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा मेरे पास z लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा b का स्क्वायर -4ac और नीचे क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा फार्मूला था मेरे पास, तो इसके फार्मूला का जवाब किस तरह से होगा, माइनस वैसे लिखेंगे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस माइनस लिखा, b का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है, मतलब कि b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होगा, माइनस लिखेंगे 4 लिखेंगे, a की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे और जबकि c की जगह क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। मतलब 4 को 17 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 4 को हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे रूट वैसे ही लगेगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 4 17 से मेरे पास क्या होता है 4 17 से मेरे पास होता है 68 तो माइनस का क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह से लिखेंगे z लिखेंगे -2 लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे 68 -4 तो 60 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस का होगा नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर z लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे। 64 का रूट क्या होता है मेरे पास 8 is 64 और आयोटा लग जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर z लिखेंगे -2 और +2 यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 8 आयोटा अपॉन 2 तो 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 2 4 तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस -4 आयोटा के। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई है। तो इसको आंसर करके कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो z एक दफ़ा आ जाएगा -1 +4 आयोटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना z +1 और यहाँ आ जाएगा तो -4 आयोटा, तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। उसी तरह से उसको देख लो z1 -1 एक दफ़ा -4 आयोटा होगा और ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगा z माइनस तो +1 हो जाएगा और +4 आयोटा। और एक इससे पहले जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जो हमारे डिवाइजर होता है वो क्या होता है z +1 और इसका ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास तकरीबन 6 सवाल हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारे पास आखिरी सवाल रहता है जो कि 7वां सवाल है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का। तो वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास क्या सवाल है, ताकि उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वो है क्या चीज़। तो मैं मोबाइल से देख के बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो बुक मौजूद नहीं है। तो मेरे पास क्या है z का क्यूब है कि 7वां सवाल है। ठीक है, z का क्यूब -3 z का स्क्वायर +4z -2। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्योंकि मैंने तकरीबन आपको तमाम क्वेश्चंस करवा दिए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन बोला हूँ मैं आपको सॉल्व करवाने के लिए, और इसमें आप z की वैल्यू क्या पुट करके देखना, z की वैल्यू 1 पुट करके देखना और देखना कि हमारे पास 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका आंसर निकाल कर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इंसान का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।